वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। चैप्टर 13 इम्यूनिटी में आज हम डिस्कस करेंगे बी लिम्फोसाइट्स को। आखिरी के टॉपिक में हमने पढ़ा था, आखिरी लेक्चर में हमने पढ़ा था टी लिम्फोसाइट्स को और उसकी तमाम टाइप्स को। आज हम डिस्कस करेंगे बी लिम्फोसाइट्स। व्हाट आर बी लिम्फोसाइट्स? देखिए, बी लिम्फोसाइट्स क्या आते हैं, ये भी एक टाइप के हमारे WBCs हैं और आप जानते हैं कि जो ये बी लिम्फोसाइट्स होते हैं ये बोन मैरो में ही बनते हैं और बोन मैरो में ही मेच्योर होते हैं, तभी इन्हें बी का मतलब बोन मैरो से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये बोन मैरो में ही मेच्योर और बनते हैं। देन ये बी सेल्स एक्टिवेट होते हैं बाय द हेल्प ऑफ टी हेल्पर टी सेल्स, यानी कि जो हेल्पर टी सेल्स होते हैं ये दूसरे टाइप के टी सेल्स को और बी सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, यानी कि बी सेल्स की जो एक्टिवेशन है वो डिपेंड करती है इस हेल्पर टी सेल के ऊपर। देन तीसरा पॉइंट क्या है, दे हैव सम स्पेसिफिक केमिकल सिग्नल्स फॉर द एक्टिवेशन ऑफ देम, यानी कि ये एक्टिवेट होंगे अगर टी लिम्फोसाइट्स इन्हें एक्टिवेट कर रहे हैं या हेल्पर टी सेल्स इन्हें एक्टिवेट कर रहे हैं तो इनके पास कुछ स्पेशल टाइप का केमिकल सब्सटेंस से सिग्नल आएगा जिसे हम सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को यहाँ पर लिखा हुआ है साइटोकाइंस एंड इंटरल्यूकिन्स एक्सेट्रा, यानी कि दो टाइप की प्रोटीन की कैटेगरीज हैं। ये साइटोकाइंस आप ले सकते हैं या फिर इंटरल्यूकिन ले सकते हैं, दोनों एक ही टाइप एक ही चीज़ें। तो इन प्रोटीन्स या इन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के ज़रिए ये बी लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट होंगे, ठीक है। देन लेटर ऑन क्या होता है, अगर बी लिम्फोसाइट की अगर बात करें आप तो बी लिम्फोसाइट बाद में जाकर मेमोरी सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, बी मेमोरी सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अभी बी मेमोरी सेल्स क्या होते हैं, लेकिन जो बी लिम्फोसाइट्स हैं अगर ये मेच्योर हो गए और मेच्योर होने के बाद यानी कि इन्होंने सेल के बीच में, अपने सेल्स के बीच में और नॉन सेल्फ सेल के बीच में एक डिफरेंस क्रिएट कर लिया, एक डिफरेंस मालूम कर लिया। तो जब ये इस डिफरेंस को मालूम कर लेंगे, क्रिएट कर लेंगे, उसके बाद ये मेमोरी सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। इन केस अगर हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होता है, एक री इन्फेक्शन होता है, अगर कोई बॉडी एंटीजन दोबारा आती है, कोई बैक्टीरिया कोई भी इन्फेक्टेड बॉडी दोबारा हमारी बॉडी में आती है तो उसको उसकी जजिंग में ये बी लिम्फोसाइट्स रोल अदा करेंगे अपना, ठीक है। तो लेटर ऑन क्या होता है, पहले ये बी लिम्फोसाइट होते हैं लेकिन जब ये हमारी सेल की मीडिएटेड इम्यूनिटी से ह्यूमोरल इम्यूनिटी में कन्वर्ट होते हैं, क्या बोला मैंने, जब ये हमारी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी से कन्वर्ट होते हैं किसके अंदर, ह्यूमोरल इम्यूनिटी के अंदर, तो ये लेटर ऑन प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाते हैं। किसमें कन्वर्ट होते हैं, प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। किसमें, प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। और देन ये प्लाज्मा सेल बी मेमोरी सेल में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। मेच्योर होने के बाद जब ये इम्यून सिस्टम में पार्ट लेते हैं, यानी कि अगर कोई स्पेसिफिक टाइप की एंटीबॉडी को जज करते हैं तो ये कौन से सेल्स होते हैं, ये प्लाज्मा सेल्स होते हैं, ठीक है। पहले जजिंग से पहले की बात कर रहा हूँ, लेकिन जब जज करते हैं तो ये प्लाज्मा सेल्स कन्वर्ट होते हैं बी मेमोरी सेल्स के अंदर। किसके अंदर, बी मेमोरी सेल्स के अंदर। अगर इन केस कोई दोबारा री इन्फेक्शन हुआ है, दोबारा इन्फेक्शन हुआ है, ये बॉडी दोबारा आ गई है तो उसकी जजिंग कौन करेंगे, ये बी मेमोरी सेल्स, ठीक है। आ रही बात समझ यहाँ तक? डायग्राम यहाँ बनाई है मैंने। जैसे कोई इन्फेक्टेड बॉडी आती है तो वो इन्फेक्टेड बॉडी इस साइटोटॉक्सिक सेल के अंडर आएगी, यानी कि ये साइटोटॉक्सिक सेल्स एक टाइप है टीसी सेल का, इसकी टाइप ये टीसी सेल का। तो ये टीसी सेल एक्टिवेट होगा और ये टीसी सेल की एक्टिवेशन के पीछे क्या वजह होगी कि इसके पास एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल से एक क्या आएगा, स्टिमुलस आएगा, एक सिग्नल आएगा। ये सारी बातें मैं कर रहा हूँ, पीछे से लिंक कर रहा हूँ मैं, यानी कि दोबारा से मैंने जड़ से बात स्टार्ट कर दी, तो कंफ्यूज मत होना आप लोग। क्या कह रहा हूँ मैं, अगर कोई साइटोटॉक्सिक सेल आया, टीसी सेल अगर आया है तो उसकी एक्टिवेशन के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है, कुछ साइटोकाइंस, कुछ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, और ये सिग्नल कौन देता है इसे, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, जो हम पढ़ चुके हैं टी लिम्फोसाइट के अंदर, याद आ रहा है। तो अगर कोई इन्फेक्टेड बॉडी आती है, कोई इन्फेक्टेड सेल आता है तो ये टी लिम्फोसाइट, ये जो साइटोटॉक्सिक सेल्स होते हैं टीसी सेल्स, इसके अंदर आएगा, ये काबू करेगा इसे। देन चूंकि इसके पास क्या मौजूद है, कुछ परफोरिन प्रोटीन्स या कुछ परफोरिन के मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। ये परफोरिन के मॉलिक्यूल करते क्या हैं, ये इन्फेक्टेड बॉडी में सुराख करते हैं, होल करते हैं। जब इन्फेक्टेड बॉडी में होल करते हैं, सुराख करते हैं, तो ये अपने एंजाइम्स, जो साइटोटॉक्सिक एंजाइम्स होते हैं, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एपोप्टोसिस, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एपोप्टोसिस। व्हाट इज मीन बाय एपोप्टोसिस? एपोप्टोसिस का मतलब होता है प्रोग्राम सेल डेथ। क्या होता है?
प्रोग्राम सेल डेथ। कैसी सेल डेथ? जो प्रोग्रामिकली हो, यानी कि प्रोग्राम्ड सेल डेथ, यानी कि जो किसी वजह से करवाई जा रही हो, उसके पीछे पूरा एक प्रोसेस छुपा हो, उसे हम नाम देते हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ का, एपोप्टोसिस को। ठीक है, तो मुझे बताएं कि ये प्रोसेस नहीं होगा पूरा। अगर कोई एंटीबॉडी आती है, कोई एंटीजन आती है, इन्फेक्टेड बॉडी आती है, तो उस इन्फेक्टेड बॉडी को मारने के लिए क्या यूज़ हो रहा है? कुछ एंजाइम यूज़ हो रहे हैं। और एंजाइम किसके हैं? ये टीसी सेल्स के हैं। टीसी सेल ने एंजाइम क्यों बनाया? क्योंकि उसको एक्टिवेशन मिली। किससे मिली? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल से मिली। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने क्या दिया? उसने कुछ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल रिलीज किए अपने पास से, जो गए किसके पास? इस टीसी सेल के पास, जिसने तमाम के तमाम इस इन्फेक्टेड सेल को पकड़ा। और पकड़ने के बाद उनने परफोरिन प्रोटीन्स के ज़रिए, मॉलिक्यूल के ज़रिए होल कर दिया। होल करने के बाद कुछ एंजाइम्स जो होते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर एपोप्टोसिस, इस टीसी सेल के पास, उसने उसको इंजेक्ट किया उस इन्फेक्टेड सेल के अंदर। तो उन सेल के अंदर उन एंजाइम्स में ये एबिलिटी थी कि वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स मौजूद थे, यानी कि वो हाइड्रोलाइज करना जानते थे, तोड़ना जानते थे उस इन्फेक्टेड बॉडी को। तो इस तरह इस जो एंजाइम्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एपोप्टोसिस के लिए, तो ये एंजाइम क्या करते हैं? ये इन्फेक्टेड सेल को ख़त्म कर देते हैं बाय द हेल्प ऑफ एपोप्टोसिस। पूरा प्रोसेस समझ आया आपको यहाँ तक का कि एपोप्टोसिस क्या है? देखिए इसके पीछे प्रोग्राम है ना पूरा। क्यों कहा जा रहा है इसे प्रोग्राम सेल डेथ? क्योंकि एक बॉडी को एक प्रोग्रामिकली मारा जा रहा है, सिग्नल लिए जा रहे हैं, एक्सीडेंटली हादसाती तौर पे ये काम नहीं हो रहा, बल्कि हमारी बॉडी के सेल्स अपनी मर्जी से ये काम करवा रहे हैं। ये प्रोग्राम सेल देते हैं। जिस अगर बात करें आरबीसी की, तो उसकी लाइफ स्पैन कितना होता है? 120 डेज। ये भी एपोप्टोसिस है कि उसके 120 दिन पूरे हो गए, उसको स्प्लीन में भेजा जाएगा, क्योंकि उसकी लाइफ स्पैन पूरा हो चुका है उसका। उसकी जो एक पूरी लाइफ टाइम है, पूरा लाइफ स्पैन है, मुकम्मल हो चुका है उसका आरबीसी का। ठीक है ना? तो ये भी क्या? ये भी प्रोग्राम सेल देते हैं। ये भी आती है किसके अंदर? एपोप्टोसिस के अंदर। आई बात समझ यहाँ तक? अब जरा दोबारा मैं बेसिक स्टार्ट कर रहा हूँ इस चैप्टर की, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। देखिए मैं बात करता हूँ किसकी? एक मैक्रोफेज की। और हम मैक्रोफेज को हमने पढ़ा है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर, याद आ रहा है? तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस से। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस का जो मैक्रोफेज सेल है, इसके पास कुछ आती है माइक्रोब्स, कुछ आते हैं माइक्रोब्स, एंटीजेंस, इन्फेक्टेड सेल्स, या फिर कुछ माइक्रोब्स। या तो इन्फेक्टेड सेल्स आएंगे या माइक्रोब आएगा, दोनों से एक काम हो सकता है, दोनों काम हो सकते हैं। तो होता क्या है? इसके पास मौजूद क्या है? एंटीजन फ्रॉम माइक्रोब्स। इसके पास क्या मौजूद है? एंटीजन बनाने वाली बॉडीज मौजूद हैं। तो ये मैक्रोफेज क्या करेगा? मैक्रोफेज बनाएगा इनके माइक्रोब के खिलाफ एंटीजेंस, एंटीबॉडीज के खिलाफ क्या बनाएगा? एंटीजन। एंटीबॉडी के खिलाफ क्या बनाएगा? एंटीजन। देन अब इसके पास ऐसा नहीं है कि कोई भी हमारी बॉडी का सेल चला गया, कोई उसके खिलाफ भी कोई एंटीजन बनाना स्टार्ट कर दे, नहीं। तो इसके पास सेंसिंग के लिए, सेंसिंग पावर के लिए एक कॉम्प्लेक्स मौजूद होता है, जिसको आप नाम देते हो सेल्फ प्रोटीन का या नॉन सेल्फ प्रोटीन का। मैंने यहाँ बताया भी आपको कि अगर अपनी बॉडी का सेल है तो उसके पास जो सेल्फ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, ये शो करेगा कि हाँ अपनी बॉडी का सेल है, कोई मसला नहीं है। बाहर की बॉडी का सेल है या कोई इन्फेक्टेड सेल है, कोई माइक्रोब है, तो अब ये नॉन सेल्फ सेल शो करेगा अपने ऊपर, ये मैक्रोफेज। ठीक है? देन अगर इस मैक्रोफेज के बाद बात इससे बाहर जाती है या मैक्रोफेज उसको ख़त्म नहीं कर पाता, तो मैक्रोफेज आगे वालों को एक्टिवेट कर देगा। वो आगे वाले कौन से होंगे? दीज आर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, जिसको हम क्या कहते हैं? ये किसकी टाइप था? टी सेल्स या टी लिम्फोसाइट की टाइप थी ना, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पढ़ाया था मैंने। जो टी सेल्स होंगे ये एक्टिवेट हो जाएंगे बाय द हेल्प ऑफ मैक्रोफेजेस। अब इन टी सेल्स ने करना क्या है? ये टी सेल्स या जो कहने की जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं, ये दूसरे टाइप के टी सेल के साथ जुड़ेंगे, दूसरे टाइप के टी सेल्स के साथ बाइंड करेंगे, जुड़ेंगे बाय द हेल्प ऑफ इंटरल्यूकिन 1 and 6। याद आ रहा है? मैंने कहा था जब भी कोई एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल आएगा तो वो अकेला काम नहीं कर सकता, उसको किसी के साथ मॉडरेट फॉर्म में काम करना पड़ेगा, मिलके काम करना पड़ेगा। तो कौन मिलेगा यहाँ पर? टी सेल मिलेगा। और टी सेल क्या करेगा? टी सेल बाइंड होगा बाय द हेल्प ऑफ इंटरल्यूकिन, यानी कि टी सेल के पास किस तरह जा रहा है सिग्नल?
टी सेल के पास, या कह लें कि जो ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, ये किस तरह इस टी सेल को एक्टिवेट कर रहा है, बाय द हेल्प ऑफ इंटरल्यूकिन। ये भी क्या है, केमिकल मैसेंजर्स है ना, एक्टिवेट कर रहे हैं। इन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने एक्टिवेट कर दिया किसको, टी सेल को, बाय द हेल्प ऑफ, अब ये भी एक्टिवेट हो गए। आई बात समझ। और इनमें जो काम होगा, इनमें हाइड्रोलिसिस होगी, मतलब कि इनको मारा जाएगा, फेगोसाइटोसिस पूरा अमल होगा, और उस इन्फेक्टेड बॉडीज़ को, तमाम की तमाम सेल्स को ख़त्म किया जाएगा, खाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि इन सेल्स के पास क्या मौजूद है, आप पढ़ के हैं चैप्टर नंबर 3 के अंदर, लाइसोजाइम्स या लाइसोसोम्स, कुछ ऐसी बॉडीज़ होती हैं जो एंजाइम प्रोड्यूस करती हैं। 40 डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, जो बाय द हेल्प ऑफ फेगोसाइटोसिस उन तमाम इन्फेक्टेड बॉडीज़ को ख़त्म करना जानते हैं। ऐसा ही है। तो ये पूरा प्रोसेस कैसा है, किसी इन्फेक्टेड बॉडी की डेथ का है, तो इसे हम नाम देते हैं एपोप्टोसिस, जो प्रोग्रामिकली चल रहा होता है। आई बात समझ यहाँ पर। तो क्या होगा, अब ये जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होगा, इसका रिसेप्टर और टी सेल रिसेप्टर बाइंड करेंगे, और ये एक स्पेसिफिक टाइप की क्या बनाएगा, एक स्पेसिफिक टाइप की एंटीजन बनाएगा। क्या बनाएगा, एंटीजन बनाएगा। और ये एंटीजन दूसरे टाइप के बी सेल्स और टी सेल्स को एक्टिवेट करने के लिए हेल्प करेंगी। ये एंटीजन्स दूसरे टाइप के बी सेल्स और टी सेल्स को एक्टिवेट करेंगी। लेकिन ये बी सेल्स कैसे एक्टिवेट हो रहे हैं डायरेक्टली ये नहीं बताया जा सकता, उसके पीछे दोबारा आना पड़ेगा, आपको रीकैप लेना पड़ेगा कि कैसे पिछले सेल एक्टिवेट हो रहे थे बैक्टीरिया के आने से, किस तरह हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फेल हो रही थी, फिर सेकंड एक्टिवेट हो रही थी। सेकंड एक्टिवेट किस तरह हो रही थी, जो सेल्स थे वो काम कर रहे थे, मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट्स वगैरह, एनके सेल्स, याद आ रहा है। जब सेकंड फेल हो गई तो अब थर्ड का काम आगे आएगा, जो कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड ह्यूमोरल इम्यूनिटी पे कंसिस्ट करती है। आई बात समझ। तो यहाँ तक खत्म हो गया आपका सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। आई बात समझ, यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है। किस तरह एक्टिवेट, सारा रीकैप दे रहा हूँ, बहुत सारे सेल्स इन्वॉल्व हैं इसके पीछे, मैंने आपको रीकैप दिए, मिलाकर एक यहाँ पर समरी की फॉर्म में डायग्राम बनाई है, स्कीमेटिक डायग्राम है, ताकि समझ आ जाए आप लोगों को ये। आई बात समझ। तो अकेला काम ये नहीं कर सकता, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो एंटीजन को शो करेगा, एंटीजन शो की टी सेल को एक्टिवेट कर दिया, ये टी सेल आगे जाकर एंटीजन प्रोड्यूस करेंगे ना, दोनों सेल मिलके, दोनों सेल्स मिले क्या प्रोड्यूस की, एंटीजन प्रोड्यूस की। अब ये एंटीजन एक कैरियर के तौर पे, एक कैरियर मॉलिक्यूल के तौर पे आगे वाले बी सेल्स एंड टी सेल्स को एक्टिवेट करेगी। ऐसा ही है। हम क्यों टी सेल को हम बढ़ के पढ़ते हुए आ रहे हैं, टी सेल कुछ टाइम हमने सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में पढ़ी, कुछ टी सेल्स को हमने थर्ड में पढ़ा, क्यों है ऐसा, उसकी वजह सारी ये है कि अकेले ये काम नहीं कर सकते, इनको मिलना पड़ेगा एक साथ। ठीक है। देन ये टी सेल्स जो और ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने दो सेल्स ने मिलकर एक एंटीजन बनाई है। अब ये एंटीजन क्या करेंगे, ये एंटीजन इन बी सेल्स और इस टी सेल को एक्टिवेट करेगी। बी सेल्स आते हैं हमारी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के अंदर और टी सेल आते हैं हमारे ह्यूमोरल इम्यूनिटी के अंदर, यानी कि जो एंटीजन बनी है वो जितने भी टाइप के टी सेल्स थे उनको एक्टिवेट करेगी। एक्टिवेट कैसे होंगे, जो एंटीजन गई है ये एंटीजन जाकर इन साइटोटॉक्सिक सेल्स, ये एंटीजन जाके इन साइटोटॉक्सिक सेल्स को एक्टिवेट करेगी और इस तरह तमाम बॉडीज़ को इंगल्फ करके मारा जाएगा। देन दोबारा जो एंटीजन थी ये कहाँ जाएगी, एक और बार बी सेल के पास भी जाएगी और ये बी सेल क्या करेंगे, उन तमाम के तमाम इन्फेक्टेड सेल्स को मारेंगे। यानी कि अकेले ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी में किसी एक इन्फेक्टेड बॉडी के आने से, किसी एक इन्फेक्टेड सेल के होने से या किसी एक माइक्रोब के होने से सिर्फ एक सेल जो ना एक्टिवेट हो, ऐसा नहीं होगा। एक इम्यून सेल आगे चेन बनी हुई है, आगे पूरे इम्यून के सेल्स को, तमाम इम्यून सेल्स को क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा। क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा। तो अकेला एक्टिवेट नहीं होता, ताकि अगर बड़े पैमाने के ऊपर कोई माइक्रोब हमारी बॉडी में बन जाए तो उसे कवर अप करने के लिए, उसे मारने के लिए, उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए हमारे पास कोई सिस्टम हो, प्रोग्रामिकली मारा जाए उसे। किस तरह मारा जाए, प्रोग्रामिकली मारा जाए। तो एपोप्टोसिस को यह बताने का मकसद ये था। ये पूरा समझ आया। जो एंटीजन बनी है वो क्या करेंगे, बी सेल्स को और इन टी सेल्स को एक्टिवेट करेंगे और ये बी सेल्स अपना काम करेंगे, बी सेल्स को डिस्ट्रॉय करेंगे बाय द हेल्प ऑफ फेगोसाइटोसिस, वही अमल होगा। और टी सेल भी डिफरेंट टाइप के जो टी सेल्स मौजूद हैं वो भी इस तरह खत्म करेंगे तमाम की तमाम एंटीबॉडीज़ को।